जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही जानकारी है, हम अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेज चला रहे हैं और उन हिंदी की क्लासेज में दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है इस समय, आज की जो क्लास है वो 35वीं क्लास है। अब तक हमने हिंदी की 34 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और उन हिंदी की क्लासेज में दोस्तों हमने हिंदी भाषा के स्वरूप, रूप, भाषा का विभाजन और हिंदी भाषा का संविधान, हिंदी राजभाषा के महत्व और उसके बाद में दोस्तों वर्ड विचार का टॉपिक संपूर्ण और उसके बाद में दोस्तों संधि संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और उसके बाद में जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो समास का करने जा रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक से संबंधित काफी प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, समास के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि मैं इस समास के टॉपिक में दोस्तों आपके लिए एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को यहाँ पे समझाऊंगा। आपको कंप्लीटली समास के संपूर्ण तथ्यों के विवेचन आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों आप अपने चैनल पर बने रहिए दोस्तों। चलते चलते वीडियो को लाइक अवश्य करना है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है तथा साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है दोस्तों, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों वो है समास। अब दोस्तों समास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वर्ड विचार के टॉपिक की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। जब मैंने आपको वर्ड विचार का टॉपिक कराया था दोस्तों, तो वर्ड विचार के टॉपिक स्टार्ट कराते समय वर्ड विचार का टॉपिक पढ़ाते समय मैंने दोस्तों आपको एक चीज बताई थी कि हमारे हिंदी में जो शब्दों का निर्माण होता है, जो शब्द की रचना होती है वो कितनी, उसकी इकाइयां कितनी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था दोस्तों कि शब्द संरचना की इकाइयां कितनी होती हैं हमारी हिंदी में। तो ये जो समास है वो क्या है दोस्तों, एक शब्द संरचना की इकाई। जब मैंने वर्ड विचार का टॉपिक कराया था दोस्तों, तो उस समय मैंने आपको इस इकाइयों के बारे में बताया था। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि शब्द संरचना की हमारी हिंदी में 4 इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं दोस्तों? 4 इकाइयां होती हैं, जिनसे हम शब्दों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, शब्दों की रचना करते हैं। तो जो पहला था शब्द संरचना की जो पहली इकाई थी दोस्तों वो थी संधि। कौन सी थी दोस्तों? संधि थी। और दूसरा मैंने जो इकाई बताई थी वो बताई थी समास। और जो तीसरी इकाई बताई थी दोस्तों वो मैंने बताई थी आपके लिए उपसर्ग। और जो चौथी इकाई बताई थी दोस्तों मैंने आपके लिए वो बताई थी प्रत्यय। किसकी बताई थी दोस्तों? प्रत्यय की। तो बात समझना दोस्तों कि हम अपनी हिंदी में हम कह सकते हैं कि दोस्तों हिंदी में हम कह सकते हैं दोस्तों कि हिंदी में जो शब्दों की संरचना है, जो शब्दों की रचना है दोस्तों, वो इन 4 प्रकारों से हम कर सकते हैं। संधि के माध्यम से शब्दों का नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, समास के माध्यम से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, और प्रत्यय के माध्यम से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। संधि के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि वर्ड का वर्ड से मेल करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्ड का वर्ड से मिल करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। समास में क्या होता है दोस्तों, शब्द का हम कह सकते हैं दोस्तों पद का, किसका? पद का। और पद से ही मिल करके नए शब्दों का क्या कर सकते हैं दोस्तों, निर्माण कर सकते हैं। और उपसर्ग का निर्माण क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी उपसर्ग को किसी भी पद में जोड़कर क्या कर सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कब? आगे जोड़कर। और प्रत्यय का कैसे निर्माण करते हैं? प्रत्यय से किसी पद में प्रत्यय यानी पीछे जोड़कर, यानी पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है दोस्तों, परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि हिंदी में शब्द संरचना की इकाइयां कितनी है। याद रखना दोस्तों, हिंदी में शब्द संरचना की इकाइयां कितनी है दोस्तों? 4 हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि से वर्ड से वर्ड को जोड़कर क्या बनाया जाता है, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। समास में पदों से पदों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और उपसर्ग में क्या होता है दोस्तों, किसी भी उपसर्ग में किसी भी पद को जोड़कर, यानी उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं दोस्तों, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किसी पद के पीछे लगते हैं। एक बात याद रखना, तो याद रखना कि किसी भी पद में आगे उपसर्ग को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है, और किसी भी पद में पीछे प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। जब मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय कराऊंगा तब इनके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों शब्द संरचना की इकाइयों में सबसे पहला आता है संधि। संधि हमने क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया। और शब्द संरचना की इकाइयों में जो दूसरा पद है दोस्तों, हमारा जो दूसरी इकाई है वो दूसरी इकाई है समास। समास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से याद रखना है आपको कि एग्जामिनर होता है जब क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी शब्द संरचना की इकाई है। आपको ऑप्शन में दे देगा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संधि।
तो आपको बता देना कि संधि शब्द संरचना की क्या क्या है दोस्तों, इकाई है। यहाँ पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी शब्द संरचना की इकाई नहीं है। 3 इसमें से रख देगा दोस्तों, संधि रख देगा, समास रख देगा, उपसर्ग रख देगा और सर्वनाम रख देगा। क्या रख देगा दोस्तों, सर्वनाम रख देगा या अलंकार रख देगा, कुछ भी रख सकता है दोस्तों। तो याद रखना उनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो इन चारों में से होंगे और बाकी का जो एक ऑप्शन होगा दोस्तों वो अलग होगा, भिन्न होगा, इन चारों से भिन्न होगा, वही हमारा क्या होगा, उसका उत्तर होगा। या डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में शब्द संरचना की कितनी इकाइयां होती हैं। तो याद रखना कि दोस्तों हिंदी में शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों समास के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा समास का जो टॉपिक है दोस्तों, वो समास का टॉपिक क्या कहता है, समास के टॉपिक के क्या महत्व होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, उन सभी तथ्यों को हम विवेचन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अगर आपको वर्ड विचार के पढ़ते समय ये पॉइंट्स याद नहीं रहे हों तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोबारा से आप उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक समास की तरफ। देखिए दोस्तों, जब समास पढ़ते हैं सबसे पहले हम समास का क्या करते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जो समास की उत्पत्ति है, हम अगर इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे तो दोस्तों किसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि जो समास है इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों, उत्पत्ति हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों इसका शाब्दिक विवेचन, समास का शाब्दिक विवेचन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दोस्तों समास का उत्पत्ति या शाब्दिक विवेचन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों समझना कि समास की उत्पत्ति कैसे हुई, समास का शाब्दिक विवेचन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो समास शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम से और आस से। किससे, 2 पदों से मिलकर बना है और 2 पद कौन से हैं, एक है दोस्तों सम और एक है दोस्तों आस। अब बात समझना दोस्तों कि जो सम होता है और जो आस होता है इन दोनों के भी अर्थ देख लें दोस्तों। कि जो सम होता है दोस्तों इसका मतलब होता है समीप। क्या होता है दोस्तों, समीप। या हम कह सकते हैं दोस्तों पास, या हम कह सकते हैं दोस्तों नजदीक, नजदीक। ठीक है दोस्तों, बात समझना। अगर आस का अर्थ होता देखें दोस्तों तो आस का जो अर्थ होता है समझना दोस्तों बैठना। क्या होता है दोस्तों, बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब देखो दोस्तों एक बात समझना, मैंने यहाँ आपको बताया कि जो समास शब्द है वो 2 पदों से मिलकर बना है और 2 पद कौन कौन से हैं दोस्तों, सम और आस। कौन से हैं, सम और आस। इन दोनों पदों से मिलकर क्या बना दोस्तों, समास बना। जिसमें सम का अर्थ होता है, सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, समीप, पास या नजदीक। और जो आस है दोस्तों इस आस का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना या बैठाना। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ अलग अर्थ देता है दोस्तों, उसके बारे में ही चलना। अब देखो दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जो सम धन आस है ये समास का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। नहीं दोस्तों, समास का ये संधि विच्छेद नहीं, क्योंकि सम धन आस को अगर जोड़ते हैं तो डायरेक्टली समास बनता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। इसलिए हम इसको संधि ना मानकर क्या मानते हैं दोस्तों, संयोग मानते हैं। क्या मानते हैं, संयोग मानते हैं। कि जो सम धन आस है दोस्तों इस समास का संयोग है, ना कि संधि है। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये आस शब्द है, जो ये आस शब्द दिख रहा है, जो आस पद दिख रहा है आपको, जो ये आस पद है दोस्तों ये 2 पदों से मिलकर बना है। एक तो मिला है मन के अस धातु से और प्लस घय प्रत्यय, प्लस घय प्रत्यय। जो आस पद है दोस्तों, जो आस पद है किन से मिलकर बना है, अस धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना है। अगर हम समास को और भी तोड़ना चाहें तो दोस्तों तो समास में क्या हो जाता है, सम उपसर्ग होता है, अस धातु हो जाती है और घय प्रत्यय हो जाता है। क्योंकि जो ये आस पद है, जो ये आस शब्द है दोस्तों ये अस धातु और घय प्रत्यय से मूलतः, यानी कह सकते हैं कि मूल रूप में जो आस शब्द है दोस्तों वो अस धातु व घय प्रत्यय से मिलकर बना है। अब देखो दोस्तों जो अस धातु है इसकी बात करें अस शब्द की, तो इस अस शब्द से 2 शब्दों का और निर्माण होता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसी से आसन शब्द बना दोस्तों, और इसी से क्या बना दोस्तों, आसन बना। क्या बना, आसन। जो शब्द युग में कई बार पूछे जाते हैं। आसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैठने की जगह। क्या होता है दोस्तों, बैठने की जगह। और बात करें आसन की तो ये क्या होता है, आसन का मतलब होता है दोस्तों बैठने का तरीका। क्या होता है दोस्तों, बैठने का तरीका। यहाँ कह सकते हैं बैठाना। क्या कह सकते हैं दोस्तों,
बैठाना। तो याद रखना जो शब्द उनके जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उनमें कई बार पूछा भी गया कि आसन और आसन का मतलब क्या होता है। तो याद रखना आसन का मतलब होता है बैठने की जगह और आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका। जो किस धातु से बने हैं, अस धातु से बने हैं। और याद रखना जो आस पद है, जो आस शब्द है वो अस धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना है। और जो हमारा समास शब्द है दोस्तों, जो समास पद है दोस्तों वो सम धन आस यानी कह सकते हैं सम उपसर्ग से और आस पद से मिलकर बना है। ये समास का हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संयोग हो गया। इसको संधि विच्छेद नहीं कहना है, ये समास का क्या है दोस्तों, संयोग है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं समास दो पदों से मिलकर बनता है, समधन आस से। किससे मिलकर बनता है दोस्तों, समधन आस से, जिसमें सम का अर्थ होता है समीप, पास या नजदीक, और आस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बैठना या बैठाना। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों समास के शाब्दिक अर्थ की। कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा दोस्तों इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे तो सम का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, आज का शाब्दिक अर्थ देख लिया, लेकिन हम अगर पूरे समास पद की बात करें कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है दोस्तों, संक्षेपीकरण, या हम कह सकते हैं सम्मिश्रण। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सम्मिश्रण, या हम कह सकते हैं दोस्तों मिलाप। क्या कह सकते हैं दोस्तों, मिलाप, या हम इसको कह सकते हैं समाहार। क्या कह सकते हैं दोस्तों, समाहार। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जो मूलतः माना जाता है हमारी हिंदी में वो संक्षेपीकरण को माना जाता है। इसी के और अन्य शाब्दिक अर्थ होते हैं सम्मिश्रण, मिलाप या समाहार। समास के ही क्या होते हैं दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होते हैं। बाय चांस एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो ऑप्शन में संक्षेपीकरण ना देकर आपको सम्मिश्रण दे दे, मिलाप दे दे या समाहार दे दे, तो भी आपको बताना है कि हाँ मिलाप भी किसका शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं दोस्तों कि समास का मैंने आपको शाब्दिक विवेचन या उत्पत्ति बताई। ये समास की उत्पत्ति है और जो शाब्दिक विवेचन है दोस्तों वो समधन आस पदों से मिलकर बनता है, जिसमें सम का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, पास या नजदीक, और आस का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना या बैठाना या। ठीक है दोस्तों। और जो आस पद है दोस्तों ये अस धातु व घई प्रत्यय से मिलकर बना है, और अस का अर्थ होता है जो अस धातु है दोस्तों, अस धातु से दो शब्द और बनते हैं, जिन दो शब्दों में एक आता है आसन और एक आता है आसन, जो शब्द युग्मों में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। आसन का मतलब होता है बैठने की जगह और आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका या बैठाना। अब बात करें दोस्तों समास के शाब्दिक अर्थ की, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, सम्मिश्रण, मिलाप या समाहार। तो दोस्तों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं समास के विलोम की तरफ कि समास का विलोम क्या होता है, समास के विलोम कौन कौन से पद होते हैं। याद रखना दोस्तों समास का जो विलोम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। स्टूडेंट इसको खूब गलत करके आते हैं दोस्तों पेपरों में, ये बात भी समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं दोस्तों, हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, समास की उत्पत्ति या विवेचन, और बात करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है समास का विलोम। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा विलोम, कि समास का विलोम। विलोम देखो दोस्तों समास का विलोम, तो देखो दोस्तों जो समास का विलोम होता है वो बात करें दोस्तों तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों, व्यास। और जो व्यास शब्द है दोस्तों, ये जो शब्द है दोस्तों ये वी धन आस से मिलकर बना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो व्यास में यहाँ पे संधि हो रही है, यहाँ पे बेकार यानी वी और धन आ यानी कह सकते हैं ई और आ मिलकर क्या बन जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे यण संधि का उदाहरण हो जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, व्यास बन जाता है। ये यण संधि का उदाहरण माना जाता है व्यास को। अब देखो दोस्तों समझना कि इसमें जो वी है इसका अर्थ होता है अन्य। क्या होता है दोस्तों, अन्य। और आस का मतलब मैंने अभी बताया है बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना।
अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना कि इस जो समास है, इस समास का विलोम व्यास होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, समास का जो विलोम है वो विग्रह करके आ जाते हैं। जबकि दोस्तों मैंने आपको संधि कराते समय ही बताया था कि संधि का विलोम विग्रह होता है। जो हमारी संधि होती है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा संधि होती है, संधि, इस संधि का मतलब विलोम क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है और विच्छेद भी होता है। क्या होता है दोस्तों, विग्रह और विच्छेद भी होता है संधि का विलोम। किसका विलोम होता है दोस्तों, संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आपको विग्रह आता है तो संधि का विलोम पूछे, और विग्रह आए तो विग्रह करना है, अगर विच्छेद आए तो विच्छेद करना है। बाई चांस अगर ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन बाई चांस अगर दोनों साथ साथ आ जाए तो विग्रह को आपको वरीयता देनी होगी संधि के विलोम करते समय। और बात करें समास के विलोम की, तो समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। मैंने अभी बताया था कि इस समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्तीकरण होता है। और जो इसका विलोम है दोस्तों, इसके विलोम को जो शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अन्य बैठाना, अन्य और बैठाना, यानी कह सकते हैं कि अन्य जगह पे बैठा देना। और समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। संक्षिप्त का मतलब इकट्ठा किया जाता है। जब इसका विलोम करेंगे व्यास, तो व्यास का मतलब होता है उनको अलग अलग बैठा देना, एक जगह इकट्ठा नहीं करके क्या करना, अलग अलग कर देना ही क्या होता है दोस्तों, व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है। यानी दो पद होते हैं, उनको हम एक जगह बैठा दें, संक्षिप्त कर दे तो समास होगा, और उनको अन्य अन्य जगहों पर बैठा दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि समास का विलोम है वो क्या है दोस्तों, व्यास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टूडेंट इसको काफी मात्रा में गलत करके आते हैं। बहुत संख्या के जो स्टूडेंट होते हैं इसको क्वेश्चन को क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं कि समास का विलोम क्या कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं। जबकि समास का विलोम विग्रह ना होकर क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। अब बात करते हैं दोस्तों समास की परिभाषा की तरफ। समास की परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, समास की अगर परिभाषा देखें दोस्तों, परिभाषा अच्छे से समझ लेना दोस्तों, तो आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएंगे। समास की एक बेसिक परिभाषा होती है दोस्तों कि दो पदों के मेल को कह सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दो शब्दों के मेल को भी करते हैं। देखिए वो शब्द ना लिखकर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कि दो पदों के, या ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दो पदों से मिलकर बने नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ये तो बेसिक सी परिभाषा हो जाती है दोस्तों समास की, लेकिन मैं इससे भी हटके आपको एक और परिभाषा बताने वाला हूं। वो कैसे होती है दोस्तों, तो जैसे हम कैसे कह सकते हैं, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं कि समास कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जांपल्स दोस्तों, गंगा जल। क्या लिख देता हूँ दोस्तों, गंगा जल। एक एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सूर्योदय। एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों आपके लिए, हवन सामग्री। हवन सामग्री, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम पूरा संबंध, इसके जो अर्थ निकाले गंगा जल का, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों गंगा, शाब्दिक अर्थ है गंगा का जल। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल गया है वो क्या निकल गया है, गंगा का जल। और सूर्योदय का जो शाब्दिक अर्थ निकल गया है दोस्तों वो क्या निकल गया है, सूर्य का उदय। क्या निकल गया है दोस्तों, सूर्य का उदय। और हवन सामग्री का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आया दोस्तों वो क्या निकल के आया दोस्तों, हवन की सामग्री। हवन के लिए, सॉरी, हवन के लिए सामग्री। अब देखना दोस्तों यहाँ पे कि हमने गंगा जल, सूर्योदय, हवन सामग्री हमने यहाँ पे लिखे दोस्तों। ये दोनों मिले हुए हैं दोस्तों, हवन सामग्री, अलग अलग नहीं है, हवन सामग्री। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने इनके शाब्दिक अर्थ निकाले, और शाब्दिक अर्थ निकालते समय यहाँ पे हमें दो कुछ अलग पद मिले और भी शाब्दिक अर्थ निकालते समय, का के लिए।
इन जो चिन्ह मिले हैं दोस्तों शाब्दिक अर्थ निकालते समय इन पदों के बीच में गंगा और जल, यानी एक पद तो ये आगे गंगा और एक पद आगे जल, इधर सूर्य भी आ गए, इधर उदय भी आ गए, इधर हवन भी आ गए, उधर सामग्री भी आ गई। इन दोनों पदों के अगर इन शब्दों पदों को इस पद को देखा जाए, इस पद में कौन कौन से पद शामिल है, गंगा और एक जल। इस पद में कौन से शब्द शामिल है, सूर्य और उदय। इस पद में कौन से शब्द शामिल है, शब्द में हवन और सामग्री, यानी ये दोनों पद शामिल है। और इस शब्द में सूर्य और उदय ये दोनों पद शामिल है, और इस शब्द में गंगा और जल दोनों पद शामिल हैं। लेकिन जब हमने इनका शाब्दिक अर्थ निकाला तो इन दोनों पदों के बीच में कुछ और भी पद आ गए, और इन पदों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इन पदों को दोस्तों हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं दोस्तों, विभक्ति चिन्ह, या हम इनको कह सकते हैं दोस्तों योजक चिन्ह, या हम इनको कह सकते हैं दोस्तों अव्यय। अव्यय का एक और नाम होता है दोस्तों, इनको हम अभिकारी भी कहते हैं। अव्यय का एक और नाम होता है दोस्तों अभिकारी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन चिन्हों को हम अभिकारी पद भी कह सकते हैं, विभक्ति पद भी कह सकते हैं, और योजक पद भी कह सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जब इन पदों को, यानी कह सकते हैं कि इन विभक्ति या योजक पदों को या अव्यय पदों को अगर हम हटा दें, और हटाने के बाद में बाकी शेष पद जो बचे पद हैं जैसे गंगा और जल, इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को क्या कर दें, एक साथ लिख दें, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। हम कुल मिला के एक और परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों, एक और परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, कि दो पदों के मध्य स्थित पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजक या अव्यय पदों को हटा देना ये क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है। हटा देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है। हम कुल मिला कह सकते हैं दोस्तों कि दो पदों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति योजक या अव्यय पद, यानी दो पद, यानी उनके मध्य में क्या प्रयुक्त हो रहे हैं दोस्तों, योजक हो रहे हो या अव्यय हो रहे हो या विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो रहे हो, उन पदों को, यानी उन योजक चिन्हों को, उन अव्यय चिन्हों को, उन विभक्ति चिन्हों को अगर हम हटा देते हैं दोस्तों, तो जो शेष पद बचते हैं उनको अगर हम जोड़कर लिख दें तो क्या कहलाएगा दोस्तों, समास कहलाएगा। हम कुल सीधी परिभाषा हमने यहाँ से बना दी कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति योजक व अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास लिख देना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक शब्द छोड़ दिया कि दो पदों को, अव्यय पदों को हटा देना और शेष बचे अव्यय पदों को हटाकर, इसमें थोड़ा सा एक परिभाषा में संशोधन करने, हटाकर शेष पदों को पास लिख देना। शेष पदों को क्या करते हैं दोस्तों, पास लिख देना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ही समास कहलाता है। कुल मिला के बात समझना दोस्तों कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल समास क्या होता है, जैसे हम कभी देखते हैं, जैसे मान चलो हमसे किसी ने कहा कि गंगा का जल ले आना, हम जब उसके पास गंगा का जल लेके आते हैं, उससे कहते हैं कि मैं गंगा जल ले आया। मैं क्या ले आया, गंगा जल। लेकिन उसने तो हमसे क्या कहा था कि गंगा का जल लेके आना, लेकिन हमने उसको प्रत्युत्तर में क्या कहा, गंगा जल ले आया। हमने उस शब्द को, यानी इस पूरे वाक्य को क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, संक्षिप्त करके क्या बोल दिया, गंगा जल बोल दिया। और यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है दोस्तों, समास कहलाती है। हमने क्या किया दोस्तों कि इसको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया में किसको हटा दिया, का को हटा दिया। ये क्या है दोस्तों, एक विभक्ति चिन्ह है, या योजक भी बोल सकते हैं, अव्यय पद भी बोल सकते हैं, एक अव्यय पद है। तो समास किसे कहते हैं कि किस दो पदों के मध्य में स्थित जो विभक्ति होती है, जो योजक होता है, जो अव्यय होता है, उसको अगर हम हटा दें और जो शेष पद बचते हैं, ये पद बच रहा है और ये पद बच रहा है, इन दोनों को अगर हम पास लिख दें तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है,
समास कहलाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई हुई। जैसे किसी ने आपसे या आपने किसी से कहा कि सूर्य के उदय होते ही मेरे को ये बात बता देना। उसने कहा कि चलो सूर्योदय हो गया, मैं आपको क्या बताता हूँ, वो बात बताता हूँ। तो उसने सूर्योदय बोला, लेकिन आपने क्या कहा था कि सूर्य का उदय, लेकिन उसने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया वाक्य को, क्या कर दिया, आपके कई कथन को संक्षिप्त कर दिया। और संक्षिप्त करने की प्रक्रिया में उसने किसको हटाया था, का को हटाया था। और एक का क्या है दोस्तों, एक योजक या अव्यय या विभक्ति पद है। जैसे मान चलो आपसे किसी ने कहा कि हवन के लिए सामग्री ले आना, और आपने कहा कि मैं हवन सामग्री ले आया, तो आपने क्या कर दिया, उसके कई कथन को संक्षिप्त कर दिया। क्या कर दिया, छोटा कर दिया, हवन सामग्री कर दिया। तो आपने जब संक्षिप्त किया, तो संक्षिप्त करने के दौरान आपने किस पद को हटाया, के लिए पद को उठाया। और ये के लिए पद क्या होता है, एक योजक पद होता है दोस्तों, विभक्ति पद होता है या अव्यय पद होता है। तो समास की प्रक्रिया में जो नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि समास कब बनता है दोस्तों, कि जब दो पदों के बीच में स्थित विभक्ति, योजक या अव्यय पद हो, उनको अगर हम हटा दें और शेष बचे पदों को अगर हम पास पास लिख दें, तो हमारे समास का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। और समास के नियम से, यानी इस नियम से जो पद बनते हैं, ये पद बन रहे हैं, इस नियम से कौन से पद बन रहे हैं दोस्तों, ये पद बन रहे हैं। और इन पदों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समस्त पद कहते हैं। इन पदों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और जो सामासिक नियमों से विरक्त होते हैं, जिनमें सामासिक नियम नहीं लगता है, इनमें सामासिक नियम का प्रयोग नहीं हो रहा है, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, हम समास विग्रह कहते हैं। जिनमें सामासिक नियम का हो दोस्तों, स्पष्ट हो, संबंध नहीं हो, सामासिक संबंध नहीं हो, उन पदों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे समस्त पद और समास विग्रह के बारे में आपको बतलाता हूँ। पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों आपको अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने। समस्त पद, ये समझ लेना दोस्तों कि ये समस्त पद है और ये क्या है, हमारी समास विग्रह है। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं समस्त पद की और समास विग्रह की। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए गंगा जल, क्या लिखा था, गंगा जल। मैंने यहां लिखा था इसको गंगा का जल, ठीक है दोस्तों। इसको तो मैंने बताया आपको समस्त पद, क्या बताया था दोस्तों, समस्त पद। इसका एक और नाम मिलता है दोस्तों, सामासिक पद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सामासिक पद भी कहते हैं। और इसको मैंने बताया था आपको समास विग्रह, क्या बताया था दोस्तों, समास विग्रह। इसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और इसका एक और नाम और मिलता है, इसको हम सामासिक विग्रह भी कहते हैं, सामासिक विग्रह भी कहते हैं। दोनों पदों को समझ लेना, इनके अर्थ कि जब हम समास के नियमों से कोई पद बना दें, समास के नियमों से हमने एक पद बनाया, उस पद को हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जब हम समास के नियमों को क्या कर दें, बिल्कुल हटा दें, उन समास के नियमों से जो संबंध होते हैं, उन नियमों की जो संबंध है उनको स्पष्ट कर दें, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो दो पदों के बीच में जो प्रयुक्त योजक पद थे, अव्यय पद थे, उनको वापस जोड़ दें, तो क्या बनता है दोस्तों, समास विग्रह कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह या सामासिक विग्रह कहते हैं। और एग्जाम्पल्स में इसका परिभाषा लिख देता हूं दोस्तों कि समस्त पद क्या होता है दोस्तों। समस्त पद किसे कहते हैं, कि सामासिक प्रक्रिया, सामासिक प्रक्रिया या समास के नियमों, या समास के नियमों से बने शब्द या पद क्या कहलाते हैं दोस्तों, समस्त पद कहलाते हैं। बात समझिए दोस्तों कि सामासिक प्रक्रिया या समास के नियमों से
बने शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? बने शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्त पद कहलाते हैं। बात करते हैं दोस्तों समास विग्रह की। समास विग्रह में क्या होता है दोस्तों कि सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना, या हम कह सकते हैं कि समस्त पद में लुप्त विभक्ति योजक या अव्यय पदों को पुनः लिख देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इसकी परिभाषा पॉइंट्स की लिख दूं दोस्तों इनकी, कि जो ये होते हैं हमारा समास विग्रह होता है वो क्या होता है दोस्तों? सामासिक नियमों से बने शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना, या हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ एक और पॉइंट्स लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि समस्त पद में हटाए गए समस्त पद में हटाए गए योजक विभक्ति या अव्यय पदों को वापस लिख देना क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा समास विग्रह कहलाता है। याद रखना दोस्तों कि समास के नियमों से जो पद बनता है, जो शब्द बनता है, उसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी सामासिक प्रक्रिया से या समास के नियमों से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। अगर हम उन्हीं सामासिक नियमों से जो बने शब्द हैं उनके संबंध को स्पष्ट कर दें, अलग अलग कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। या हम कह सकते हैं कि समस्त पद में जब हमने समस्त पद बनाया तो हमने क्या हटाया था दोस्तों? योजक अव्यय या विभक्ति पदों को हम हटाते हैं। अगर उन्हीं विभक्ति पदों को पुनः लिख दें या वापस लिख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समास विग्रह हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हुए हमारे यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों समस्त पद के दौरान जो हमारा ये समस्त पद है और जो समास विग्रह है इनके कितने भेद होते हैं, यानी समस्त पद के कितने पद होते हैं और समास विग्रह के कितने प्रकार होते हैं, इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों? समस्त पद और सामासिक विग्रह के बारे में, समास विग्रह के बारे में। एक बात और याद रखना दोस्तों कि जब हम समास करते हैं तो समास करते समय पद संक्षिप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समास करते समय, समास बनाते समय पद को संक्षिप्त भी होना चाहिए, और उसका जो अर्थ है दोस्तों, उसका जो अर्थ है वो ज्यों की त्यों ही रहना चाहिए, ज्यों की त्यों ही रहना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना आपको कि ऐसा नहीं है कि हम उसको संक्षिप्त कर दें, यानी सामासिक नियमों से उसके विभक्ति और पदों को तो हटा दें, विभक्ति योजक या अव्यय पदों को हटाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है दोस्तों अलग ही निकल रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शब्द साथ साथ संक्षिप्त भी होना चाहिए और साथ साथ में उसका जो अर्थ है वो ज्यों की त्यों ही रहना चाहिए। जैसे मैंने हवन के लिए सामग्री, उसका भी वही अर्थ है और हवन सामग्री का भी सेम अर्थ है। गंगा का जल का भी अर्थ गंगा का ही जल है और गंगा जल का अर्थ भी क्या होता है? गंगा जल ही होता है। सेम अर्थ होने चाहिए, अर्थ ज्यों की त्यों ही रहना चाहिए, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी साथ साथ में आपको याद रखना है। अब बात कर रहे थे दोस्तों समस्त पद की, किसकी बात कर रहे थे हम दोस्तों? समस्त पद। और किसकी बात कर रहे थे? समास विग्रह की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? समास विग्रह की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? समास विग्रह की। जब मैंने आपको बताया कि दोस्तों हमने लिख दिया गंगा जल, क्या लिखा था दोस्तों? गंगा जल। अब इन दोनों पदों के मध्य, यानी हम कह सकते हैं कि ये दो पद बन रहे हैं। कितने पद थे दोस्तों? ये दो पद थे, यानी एक तो पहला पद और एक दूसरा पद, और इन दोनों पदों के मध्य में यहाँ पे क्या स्थित थे? विभक्ति चिन्ह। उन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया हमने तो क्या बन गया? समस्त पद। अगर हम विभक्ति चिन्हों को वापस यहाँ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। बात को समझना, जो समस्त पद होते हैं दोस्तों, याद रखना कि समस्त पद में कितने पद होते हैं दोस्तों? दो पद होते हैं। समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं।
हमेशा याद रखना कि जब एक समस्त पद बनता है, एक सामासिक पद बनता है, उस सामासिक पद में क्या होता है दोस्तों, दो पद होते हैं। वो दो पद कौन कौन से होते हैं? उन दो पदों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक को हम कहते हैं प्रधान पद, एक होता है हमारा उनमें प्रधान पद और एक होता है गौण पद। क्या होता है दोस्तों? गौण पद। अब बात ये नहीं कहता, जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे गंगा जल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? गंगा जल। अब इन दोनों पदों में क्या है, कोई सा भी प्रधान हो सकता है, कोई सा भी गौण, यानी आगे वाला भी प्रधान हो सकता है, पीछे वाला भी प्रधान हो सकता है। और कहीं पे आगे वाला प्रधान होता है, कहीं पे पीछे वाला क्या होता है? अप्रधान यानी गौण होता है। तो आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहला पद ही प्रधान होगा ये गौण होगा, नहीं, ये गौण भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, और ये पद हमारा गौण भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है। ये बात याद रखना। अब इनको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? प्रधान पद कौन सा है, आगे वाला है या पीछे वाला है, या गौण पद आगे वाला है या पीछे वाला पद है? तो याद रखना कि अर्थ का बल, अर्थ का बल यानी हम कुल मिला कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रधान होगा, हम उस प्रधान को मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, प्रधान और गौण, गौण पद, दो पद हैं हमारे। अर्थ का बल, अर्थ का बल जिस पर पड़े, जिस पर पड़े वह प्रधान पद होगा, वह प्रधान पद होगा। और बात करें गौण पद की, कि अर्थ का बल जिस पर ना पड़े, जिस पर ना पड़े वह पद क्या होगा दोस्तों? गौण होगा। गौण या इसको हम अप्रधान भी बोल सकते हैं, अप्रधान होगा। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि पद, समस्त पद में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक पद को हम बोलते हैं प्रधान पद और एक को बोलते हैं गौण पद या अप्रधान पद। यानी अर्थ का बल जिस पद पे पड़ता है उसको प्रधान पद कहते हैं, और जिस पे अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसको हम गौण पद या अप्रधान पद कहते हैं। पहले एक बात समझना। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे समास विग्रह की, कि समास विग्रह के हमारे समास विग्रह दो प्रकार से होते हैं। वो पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? पहले प्रकार को हम बोलते हैं नित्य या लौकिक समास विग्रह, नित्य या लौकिक समास विग्रह। और जो इसका दूसरा पद होता है दोस्तों, इसका दूसरा जो भेद है दोस्तों समास विग्रह का, वो है अनित्य या अलौकिक समास विग्रह। समास विग्रह हमारी, जब हम बात करें समासों की, तो समास में दोस्तों दो प्रकार से विग्रह होते हैं। दो प्रकार के, कितने प्रकार के विग्रह होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के विग्रह होते हैं। डायरेक्टली स्टूडेंट्स क्या करता है, इस क्वेश्चन को पूछता है कि समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत से तो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, उसने क्या पूछा कि समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, समास के भेद लगाते हैं, 6, 4, 5 में से कोई सा भी भेद लिखकर आ जाते हैं, क्योंकि समास के भेद कितने होते हैं? 3, एक जगह 4 भी होते हैं, एक जगह 5 भी होते हैं, एक जगह 6 भी होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी लिखकर आ जाते हैं। लेकिन समास विग्रह दो प्रकार से होते हैं। नित्य, एक प्रकार को बोलते हैं हम नित्य या लौकिक समास विग्रह, और दूसरे प्रकार को बोलते हैं अनित्य या अलौकिक समास विग्रह। याद रखना दोस्तों कि हमारी हिंदी में केवल नित्य और लौकिक समास विग्रह का ही क्या होता है दोस्तों? यूज होता है, प्रयोग होता है। हमारी हिंदी में केवल नित्य या लौकिक समास का क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में जो समास विग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नित्य या लौकिक समास विग्रह होते हैं। जबकि अनित्य और अलौकिक समास विग्रह और नित्य लौकिक समास विग्रह, इन दोनों समास विग्रहों का प्रयोग संस्कृत में होता है, मूल संस्कृत में होता है, कह सकते हैं मूल रूप में होता है। केवल हमारी हिंदी में नित्य और लौकिक समास विग्रह का हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो बात समझिए होंगे दोस्तों, समस्त पद क्या होता है कि सामासिक नियमों से बने पद शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद। और जो समस्त पद होते हैं, उन्हीं समस्त पदों के संबंधों को अगर हम अलग अलग कर दें तो वो समास विग्रह कहलाएगा।
समास विग्रह दो प्रकार का होता है, नित्य या लौकिक समास विग्रह और अनित्य या अलौकिक समास विग्रह। समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पद होता है प्रधान पद और एक पद होता है गौण पद। प्रधान पद किसे कहते हैं? जिस पे अर्थ का बल पड़ता हो उसको प्रधान पद, और जिस पे अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्रधान पद या गौण पद बोलते हैं। दोनों बात समझ में आपको अच्छे से आ गई कि नहीं आ गई? दोनों बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स की दोस्तों, कि हमारा अगला पॉइंट्स क्या है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि हमारा अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है। अगले पॉइंट्स की तरफ गौर करना दोस्तों। अगला पॉइंट्स है दोस्तों हमारा समास के भेद। अगला जो पॉइंट्स है दोस्तों वो क्या है? हमारा समास के भेद हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है समास के भेद। अब देखो दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होगा 4 या 6। जबकि याद रखना दोस्तों समास के अगर भेदों की बात करें 4 भी समास के भेद होते हैं, समास के भेद 5 भी होते हैं, समास के भेद 6 भी होते हैं। एक बात याद रखना है। तो बात करते हैं दोस्तों अगर हम समास के भेदों की, कि समास के भेद, ठीक है दोस्तों। तो समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? सभी के भेद अलग अलग होते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 भी बताना है, 5 भी बताना है और 6 भी बताना है। लेकिन ये कैसे कैसे होते हैं उन पॉइंट्सों की तरफ मैं चर्चा करता हूं दोस्तों। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे अगर वो ये कहे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, समास के भेद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर दोस्तों समास के भेद कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब देखो दोस्तों गौर करना वो कौन कौन से होते हैं 4 भेद। नंबर 1 होता है दोस्तों पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान समास। यानी 2 पद होते हैं, एक पहला पद और एक, यानी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, एक समास में 2 पद होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पदों में एक पद ही हो गया, एक दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में कोई सा भी प्रधान हो सकता है, चाहे ये प्रधान हो सकता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रधान और गौण की बात करें दोस्तों तो ये क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के होते हैं। यानी गौण ये भी हो सकता है, प्रधान ये भी हो सकता है। लेकिन पदों को तो इसको तो हम पहला पद बोलते हैं और इसको दूसरा पद बोलते हैं। लेकिन इन दोनों पदों में एक पद क्या होगा? प्रधान होगा, एक पद क्या होगा? गौण होगा। वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे दूसरा प्रधान हो चाहे पहला प्रधान हो। हम बात करेंगे जिसमें पहला पद प्रधान होता हो, जिसमें पहला पद प्रधान होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद प्रधान समास बोलते हैं। यानी 2 पदों में एक पद है, पहला पद, दूसरा पद, इसमें ये वाला पद क्या हो? प्रधान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद प्रधान समास। और जिसमें जो दूसरा वाला प्रधान होता है, अगर चलो ये प्रधान है, उसको बोलते हैं उत्तर पद प्रधान। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर पद, यानी दूसरा पद प्रधान समास, प्रधान समास। और जिसमें दोस्तों क्या होता है? जिसमें ये भी प्रधान हो और ये भी दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास। और जिसमें दोस्तों ये भी प्रधान नहीं हो और ये भी प्रधान नहीं हो, दोनों ही क्या हो दोस्तों? गौण हो। यानी जब दोनों प्रधान हो सकते हैं तो दोनों गौण भी तो हो सकते हैं, दोनों अप्रधान भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों पद अप्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास। जिसमें दोनों पद क्या हो दोस्तों? अप्रधान हो। हम कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद कैसे हो? यहाँ इसको हम बोल सकते हैं दोनों पद गौण समास।
दोनों पद अप्रधान समास बोलते हैं। तो ये 4 भेद होते हैं दोस्तों। इन 4 भेदों को पदों की प्रधानता के आधार पर समास में वर्गीकरण किया गया है। अब इनमें अगर समास का विभाजन किया जाए दोस्तों, जो पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों, इसमें आता है हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा आता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास आता है। और बात करें दोस्तों किसकी? उत्तर पद प्रधान समास की, दोस्तों इसमें आता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा आता है दोस्तों? तत्पुरुष समास आता है। और याद रखना दोस्तों कि पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों इसका भेद कर्मधारय समास, और इसका एक भेद होता है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों पद प्रधान समास किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों पद अप्रधान हो उसको बोलते हैं हम दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों समझना दोस्तों कि हमारे समास तो वही 6 की 6 आ रहे हैं, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर हमने इनको 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास और दोनों पद अप्रधान समास। दोनों पद अप्रधान समास। अब इनमें से प्रश्न पेपर में खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पेपर में खूब बनते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास हैं दोस्तों, उनके भेद कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये बात आपको गौर करनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनका आपको गौर करना है। हम आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट्स क्लियर कराते हैं। देखिए दोस्तों कि हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर, अब देखो प्रश्न पेपर में कैसे बनता है। यूपी पुलिस की जो एग्जाम थी दोस्तों, उनमें से इसी जगह से क्वेश्चंस पुटअप कर लिए गए थे, यानी इसी स्थान से क्या कर लिए गए थे दोस्तों? क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद, तो उसका उत्तर था 4। एक प्रश्न पूछा गया था किस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में। एक प्रश्न ये पूछा था। एक प्रश्न ये पूछा था किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय और द्विगु में भी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते? बहुव्रीहि समास में। तो याद रखना दोस्तों कि जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की जो हिंदी आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो हिंदी आती है, उनमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों मेरे हिसाब से आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं बात करता हूँ अगले भेद के बारे में। जो हमारा फर्स्ट भेद तो हमारा ये हो ही गया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड जो पद है हमारा, वो पद है मूल रूप के आधार पे समास के भेद। किसके आधार पे दोस्तों? मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप, यहाँ मूल रूप मिल जाए देखने को दोस्तों, तो मूल रूप का मतलब होता है संस्कृत में। हमारी जो हिंदी की जननी है दोस्तों, वो संस्कृत भाषा है। जब ये मूल रूप में हिंदी वहां से आई थी तो दोस्तों, तो उस मूल रूप में समास के कितने भेद थे? मूल रूप में समास के भेद तो कितने होते हैं दोस्तों? मूल रूप में समास के भेद 5। कितने होते हैं दोस्तों? 5। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि मूल रूप में समास के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 केवल समास। केवल समास। केवल समास। इन केवल समास का मतलब केवल समास ही होता है, उसमें सामासिक विग्रह नियम लागू नहीं होते। हम कह सकते हैं कि ऐसे सामासिक पद, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे सामासिक पद जिनका समास विग्रह तो होता है, ऐसे सामासिक पद जिनका समास
विग्रह तो होता है, पर सामासिक नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, केवल समास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों? केवल समास। बात करें दूसरे भेद की, तो दूसरा इसका भेद है दोस्तों अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। बात करें तीसरे भेद की, तीसरा भेद है इसका दोस्तों तत्पुरुष समास। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात आती है आपके लिए कि तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। यहाँ पे तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है मूल रूप में। और मूल रूप में जो दोस्तों दो भाग बांटे गए हैं इस तत्पुरुष समास के, अगर बात करें दोस्तों, ये जो तत्पुरुष समास है, एक होता है दोस्तों मूल रूप में समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष। और एक और बांटा गया दोस्तों, उसका जो दूसरा भाग है वो है व्याधिकरण तत्पुरुष। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों, इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में। एक है कर्मधारय और एक है दोस्तों इसका दिगु। इसमें बांटा गया दोस्तों कर्मधारय और दिगु में। और व्याधिकरण की बात करें दोस्तों, तो इसको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 6 भागों में बांटा गया। वो 6 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? कर्म, 6 भाग हैं दोस्तों, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और अधिकरण। और कौन सा है दोस्तों? अधिकरण। तो बात समझना दोस्तों कि जब हम तत्पुरुष समास को मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं, जब मूल रूप से हम समास पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस मूल रूप में दोस्तों इस समास को, किसको, तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटते हैं। एक समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसके भी दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है दिगु समास। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है इसके भी 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चौथे भेद की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसके चौथे भेद की। जो इसका चौथा भेद है दोस्तों, वो चौथा भेद है इसका अभिभाव हो गया, तत्पुरुष हो गया दोस्तों। और तत्पुरुष होने के बाद में दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। कौन सा आता है दोस्तों? द्वंद्व समास। और जो 5वां भेद है दोस्तों वो है हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो याद रखना दोस्तों कि हमने जब मूल रूप से समास के भेद पढ़े, तो मूल रूप से समास के कितने भेद हुए? 5 हुए दोस्तों। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए हैं। और 5 में दोस्तों समझना कौन कौन से हैं। एक तो केवल समास, यानी ऐसे सामासिक पद जिनका समास विग्रह होता है पर समास के नियम लागू नहीं होते, उनको हम बोलते हैं केवल समास। और जो दूसरा भेद है वो है अव्ययीभाव समास। और जो तीसरा भेद है वो है तत्पुरुष समास। इस तीसरे भेद के दोस्तों 2 भेद और माने गए जिनको हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं और दूसरे को व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है इसके भी 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मधारय समास और एक दिगु समास। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है इसके 6 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 उपभेद होते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास।
याद रखना दोस्तों, हमारे जो कारक होते हैं, कारक हिंदी में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। जब हम उनको तत्पुरुष समास में प्रयुक्त करते तो प्रथम कारक को यानी कर्ता कारक को और संबंध कारक को, संबोधन कारक को छोड़कर शेष जो हमारे 6 कारक है उन कारकों को इस तत्पुरुष समास में लिया जाता है। बाकी के पहले कारक और 8वें कारक को छोड़ दिया जाता है। जब हम कारक पढ़ेंगे तो इस तथ्य पर, इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि मूल रूप में समास के कितने भेद हो गए? 5, और 5 कौन कौन से मैंने आपके सामने लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले दोस्तों कि ऐसे सामासिक पद जिनका समास विग्रह तो होता है पर सामासिक नियम लागू नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें केवल समास कहते हैं। डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे सामासिक पद जिनका समास विग्रह तो होता है पर कोई सामासिक नियम लागू नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? केवल समास कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपको एक एक पॉइंट है वो बारीकी से अच्छे पॉइंट तरीके से समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों अगले थर्ड भेद की, कि ये 6 भेद कब होते हैं दोस्तों? तो याद रखना कि हिंदी के भेद माने जाते हैं। 6 भेद किसके भेद माने जाते हैं दोस्तों? हिंदी के भेद माने जाते हैं। अब आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले दोस्तों कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? कि हिंदी में समास के भेद, थर्ड भेद, हिंदी में समास के भेद, समास के भेद तो कितने होते हैं दोस्तों? 6। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 6 भेद किसके हैं दोस्तों? हिंदी में समास के भेद हैं। तो याद रखना दोस्तों कि समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने? 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6। अगर वो आपसे पूछे, वो आपसे किसके आधार पर पूछे दोस्तों? वो आपसे कहे कि पदों के आधार पर बताओ, कि पदों के आधार पे, किसके आधार पे दोस्तों? पदों के आधार पे 4। वो आपसे पूछे मूल रूप में समास के कितने भेद हैं? 5। वो आपसे पूछे कि हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6। कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6। तीनों प्रकार अच्छे से समझ लेना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाना है आपको कि हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं? 6। वो आपसे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद? 4। मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं? 5। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। पॉइंट सारे क्लियर। तो समास के भेद हो गए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने ये जाना कि हमारे पदों की प्रधानता के आधार पे, चाहे मूल रूप के आधार पे, चाहे हिंदी के आधार पे हमारे 6 समास सामने निकल के आते। वो 6 समास कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। आगे की जो क्लास है दोस्तों, उस अगले क्लास में दोस्तों हम इन 6 समासों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक समास को लेंगे दोस्तों, और एक एक समास को आपको खोल खोल कर एक एक बारीक बारीक पॉइंट को आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे दोस्तों। बस दोस्तों चैनल को लाइक, चैनल को शेयर करते रहें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे साथियों को। याद रखना दोस्तों, आप जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, सभी को आप इस चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और उनसे कहे करें यहाँ पर हिंदी की क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक अवश्य करना है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करें, जिससे हमें भी अच्छा लगे दोस्तों, और हमारे मन में और भी आपके लिए कुछ क्लासेज एक्स्ट्रा चलाने का मन करे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे दोस्तों। कल की क्लास में दोस्तों हम बाकी के जो 6 समास हैं, इन समासों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।